हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डेली न्यूज़ एनालिसिस। आज तारीख है 8 जुलाई। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट सेकंड पेज पर कुछ नहीं है, थर्ड पर एडवर्टाइजमेंट है, फोर्थ में भी कुछ नहीं है। चलिए अब हम आते हैं अपने काम पे। तो बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट जो हुआ था उसमें 3 सिग्नलिंग स्टाफ को अरेस्ट किया है। ठीक है। बट अगर देखिए वैसे देखा जाए तो सब आई वॉशिंग है, क्योंकि एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं तो इस केस में जो निकल के आया वो है कि जो हमारा सेफ्टी डिपार्टमेंट है रेलवे में, उसमें अराउंड 1.3 लाख पोस्ट वैकेंट पड़ी हुई है। जब मैन पावर की शॉर्टेज होगी तो ऐसे हादसे होंगे ही। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज कि ये सिर्फ शॉर्टेज की बात नहीं है। बात ये होती है कि जब इवन जो लोग वर्क भी कर रहे हैं, जब वो ओवरबर्डन हो जाते हैं तो इवन दे डोंट वर्क विद फुल एफिशिएंसी। ओके, जैसे सपोज कीजिए एक डिपार्टमेंट में 12 लोग काम करते थे, उसकी जगह पे अब 8 वैकेंसी पड़ी हुई है, 4 ही लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उस बैंक में कस्टमर उतने ही आ रहे हैं डेली। तो एफिशिएंसी कैसे आएगी सिस्टम में ना? वो फिर वही है, वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, लाइन लगाइए। ठीक है। तो ये जो वैकेंसी पड़ी हुई है रेलवे सेफ्टी डिपार्टमेंट में 1.3 लाख, ये मेन कॉज है इन हादसों का। पर गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती वो सब। एनीवे, बाकी ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ हैं, इनमें हम नहीं जाएंगे। हाँ ठीक है। अब ये देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ था कि गलवान इंसिडेंट जब हुआ था तो उसके बाद हमारे यहाँ क्या चला था, बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइना। पर सच ये है कि इवन बीएसएनएल जो कि गवर्नमेंट के अंडर में आती है, उसने खुद 500 करोड़ रुपए का डील साइन किया था एक चाइनीज फर्म के साथ। ओके। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे टर्म यूज कीजिए अपने आंसर्स में जो आपके आंसर को ज्यादा इफेक्टिव बनाए। जैसे हमें चाइना के साथ अपनी इकोनॉमी को डीलिंक नहीं करना है। ठीक है। कि चाइना से हमें कोई ट्रेड नहीं करना, हमें डी रिस्क करना है। मतलब हमें पूरी डिपेंडेंसी उस पर नहीं रखनी है अपनी। तो इस तरह के वर्ड जब आप अपने आंसर में यूज करते हैं तो दे गिव योर आंसर रियल इम्पैक्ट। यहाँ पर है ब्रिजभूषण सिंह के अगेंस्ट कॉग्निजेंस लिया है कोर्ट ने। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा थोड़ा डिटेल में। चलिए मैं एक ब्लैंक पेज ऐड कर लेता हूँ। ऑलराइट। देखिए हमारे पास दो टर्म्स होते हैं, एक होता है कंपाउंडेबल, दूसरा होता है नॉन कंपाउंडेबल। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक टर्म्स है जो आप आए दिन न्यूज में सुनते हैं, अपनी किताबों में भी पढ़ते हैं, या आसपास भी जब क्राइम होता है तो आप सुनते हैं, लेकिन इनका रियल मतलब नहीं पता होता है। तो यूपीएससी का यही है कि आप अपने आसपास की चीजों को जानिए, आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए हर एक चीज को जानने की। ये नहीं कि आप बुक लीजिए रटना शुरू कीजिए। ओके। यूपीएससी इज लेस अबाउट स्टडी बट मोर अबाउट लर्निंग। चलिए कंपाउंडेबल का मतलब हम जानते हैं। देखिए जब भी कंपाउंडेबल केसेस की बात हम करते हैं तो यहां पर ये ऐसे केस होते हैं जिसमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज अलाउ है। ठीक है। लाइक जैसे आपने किसी के अगेंस्ट कुछ भी गलत लिख दिया, बोल दिया सोशल मीडिया पर, उसने आपके अगेंस्ट केस कर दिया डेफेमेशन का। तो अब वो केस चल रहा है, बट आप चाहें तो चलिए माफी मांग के या उसको कुछ कंपेंसेशन देके आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। राइट। तो उन्हें हम कहते हैं कंपाउंडेबल टाइप के ऑफेंसेस। जैसे, और ये सब कौन से ऑफेंसेस कंपाउंडेबल होंगे, ये सब मेंशन किया गया है अंडर सेक्शन 320 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब ये मत सोचिए कि क्या मैं एक एक सेक्शन याद रखूं चीजों के, नहीं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें बहुत जो बार बार रिपीट होती है उसमें, जब आप इस तरह के सेक्शन अपने आंसर में मेंशन करते हैं या अपने ऐसे में मेंशन करेंगे तो वो आपको इम्पैक्टफुल दिखाएगा। आपको अगर टाइम मिले तो श्रुति शर्मा रैंक 1 की कॉपी एक बार चेक कीजिएगा, उन्होंने कई जगहों पर सेक्शन यूज किए हैं। ओके। इसलिए उनको इतने अच्छे मार्क्स मिले थे। उनके मेन से मार्क्स इतने अच्छे थे कि अगर इंटरव्यू में उनके 50 नंबर कम भी कर दिए जाए ना तो भी वो रैंक 1 होती। ऑलराइट। तो जहां जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन होंगे या कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड आर्टिकल नंबर होंगे वो मैं एम्फेसाइज करूंगा एंड अपने नोट्स में इंक्लूड करेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के, जैसे आपने हर्ट कर दिया किसी के सेंटिमेंट्स को, तो आपने किसी तरह का फ्रॉड किया, लाइक जैसे दुकानदार आपको खराब प्रोडक्ट दे दिया। ठीक है। किसी तरह का असॉल्ट किया आपने किसी के साथ। ओके। तो ये हो जाते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। अब आते हैं नॉन कंपाउंडेबल। इनमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। अगर आपने कल को किसी के अगेंस्ट कंप्लेन की थी, केस रजिस्टर हो गया है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अब अगर वो आदमी आपसे 10 बार माफी मांग ले, आपको कंपनसेशन दे दे, आप कहें चलिए ठीक है कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे,
लेकिन अगर वो उस नेचर का ऑफेंस है, नॉन कंपाउंडेबल नेचर का, तो आप अपनी कंप्लेन ना वापस ले सकते हैं, ना आप उससे कोई कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, सिर्फ कोर्ट ही उसको बरी कर सकता है। तो इसमें वो सभी ऑफेंसेस आ जाते हैं जो सेक्शन 320 में मेंशन नहीं किए गए हैं। ठीक है, जो सेक्शन 320 में मेंशन है वो कंपाउंडेबल, और इनके अलावा जितने ऑफेंसेस बच गए वो सब हो गए नॉन कंपाउंडेबल। ओके, इनमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, जैसे रेप, मर्डर, ठीक है, टेररिज्म, इनमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, ये होते हैं नॉन कंपाउंडेबल। क्लियर हो गया यहां तक? अब मैं आपको बताता हूं, दो टर्म और है हमारे पास, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। इस तरह के टर्म्स आप न्यूज़पेपर में भी बार बार देखेंगे और अपने पॉलिटी लक्ष्मीकांत में भी पढ़ेंगे। कॉग्निजेबल ऑफेंस, देखिए ये वो ऑफेंस होते हैं जिनमें अरेस्ट किया जा सकता है पुलिस द्वारा विदाउट वारंट, इसके लिए कोई वारंट की जरूरत नहीं है। ओके, एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है कोर्ट की परमिशन के बिना भी। ये आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं अपनी सोसाइटी की, अपने आसपास जो हम देखते हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंडक्टेड बाय पुलिस विदाउट नीड ऑफ कोर्ट परमिशन। ऑल राइट, जैसे एग्जाम्पल किडनैपिंग। ठीक है, अब अगर किसी किडनैपिंग हुई है, आप कंप्लेन कराने गए, तो वो ये नहीं कहेंगे कि जाइए कोर्ट से वारंट लेके आइए या कोर्ट से परमिशन मिलेगी तभी इन्वेस्टिगेशन, ऐसा नहीं है। अगर किडनैपिंग की कोई कंप्लेन आती है तो तुरंत एक्शन लेना होगा। सेम विद रेप केस या थेफ्ट, चोरी का केस। ठीक है, इनमें कोर्ट की परमिशन या वारंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस स्टार्ट कर सकती है अपना काम। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये थोड़े लेस सीरियस नेचर के होते हैं। ठीक है, मतलब रेप मर्डर टाइप की चीजें नहीं होती इसमें। यहां पे आप अरेस्ट नहीं कर सकते विदाउट वारंट, कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, आपको पहले कोर्ट से वारंट लाना होगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी तभी शुरू कर सकती है जब कोर्ट ने उसको परमिशन दी हो, इन्वेस्टिगेशन विद कोर्ट परमिशन। ऑल राइट, एग्जाम्पल जैसे डेफिमेशन। जैसे एक बार राखी सावंत ने कहा था मैं दिग्विजय सिंह पर डेफेमेशन का केस फाइल करूंगी, उन्होंने मेरा एग्जाम्पल यूज किया था किसी को कोट करने में। ठीक है, उसी तरह से जैसे असॉल्ट। ठीक है, इनमें आपको कोर्ट की परमिशन लगेगी, सॉरी नहीं लगेगी, विदाउट वारंट। ओके, तो अब जैसे अगर दोनों को मैं साथ में बताऊं तो अच्छा रेप हो गया, चलो जैसे मान लिया। ठीक है, ये कॉग्निसेबल है या नॉन कॉग्निसेबल? कॉग्निसेबल। ठीक है, और कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल? तो इट इज नॉट कंपाउंडेबल, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता इसमें। ऑल राइट, उसी तरह से अभी जो रिसेंट केस हुआ था ना मध्य प्रदेश में, जहां पर एक प्रवेश शुक्ला ने टॉयलेट की थी किसी दलित के ऊपर, तो देखिए वो केस भी नॉन कंपाउंडेबल में ही आएगा, बिकॉज वो रजिस्टर हुआ है अंडर SC एंड ST एट्रोसाइट्स ऑफ प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, अगर एक बार कोई केस इस एक्ट के अंडर में रजिस्टर हो गया तो वो अपने आप में ही नॉन कंपाउंडेबल नेचर का है। ऑलराइट, चलिए तो यहां तक क्लियर है ये सब, ये आप यहां से नोट डाउन कर लें। अब हम बढ़ते हैं आगे। बाकी ये सब यहाँ पर कुछ भी काम का नहीं है। नेक्स्ट मूव ऑन टू दिस, तो ये सब सिटी न्यूज़ है। PM गोरखपुर में थे कल, वहां पर उन्होंने कुछ बातें की हैं। देखिए यहाँ पे क्या, US के एनवॉय आए हुए थे, तो इन्होंने मणिपुर पे कुछ कमेंट कमेंट किया है। तो अब वही बात आ जाती है, लोग कहते हैं नहीं नहीं ये तो इंडिया का इंटरनल मैटर है, आप मत बोलिए। तो उन्होंने यही कहा कि देखिए ये कोई इंटरनल मैटर नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स का मैटर है। ठीक है, जब भी दुनिया के किसी भी कोने में वायलेंस होता है तो वो किसी देश का इंटरनल मैटर नहीं हो सकता, वो ह्यूमन राइट्स का मैटर है। ठीक,
ओके। फिर देखिए, मैं यहाँ पे ये जो महाराष्ट्र में गठजोड़ चल रहा है ना दुनिया भर का, इसका मैं आपको थोड़ा एक लॉजिक, पहली बात तो आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है कि कौन से स्टेट में कितनी सीटें आती हैं। कई बार आ जाते हैं ऐसे स्टेटमेंट। तो सबसे ज्यादा तो यूपी में है 80 सीट्स, उसके बाद है महाराष्ट्र में 48। ठीक है। फिर आ जाता है वेस्ट बंगाल 42। मैंने यहाँ पे आपको टॉप 5 लिख दिए हैं, फिर बिहार और फिर this। अब देखिए, अब अगर मैं आज की रूलिंग पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वेस्ट बंगाल में बीजेपी सीटें नहीं ला सकती ज्यादा, क्योंकि वहां पर ऑलमोस्ट वन साइडेड रूल चलता है टीएमसी का, ममता देवी का। देन तमिलनाडु, यहां से भी बीजेपी को कम वोट्स मिलते हैं, इसलिए उनका पूरा फोकस रहता है इन 3 स्टेट्स में। अब इन 3 स्टेट्स की सीट कैलकुलेट कीजिए जरा। 168 सीट्स इन 3 स्टेट से आती हैं। ठीक है। और आपको मेजोरिटी की कितनी चाहिए? 273। तो ये 3 स्टेट किसी भी हालत में रूलिंग पार्टी हारना नहीं चाहती, चाहे आज की रूलिंग पार्टी हो या पहले वाली, कोई नहीं हारना चाहती। इसलिए महाराष्ट्र में ये जो गठजोड़ इतना हुआ है, वो ये 48 सीट्स दाव पे लगी हुई हैं। यूपी ऑलरेडी वहां पर वो रूलिंग पावर है, तो कोई टेंशन नहीं है। और बिहार में भी वो इसी कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि 168 सीट बहुत होती है। अब ये बताने का मेरा मकसद, दो मकसद थे। पहला तो कि आपको नंबर ऑफ सीट्स एटलीस्ट टॉप 5 स्टेट्स की पता होना चाहिए, और दूसरा कि ये एक कंसर्न बनता है हमेशा साउथ इंडियन स्टेट्स के लिए। जो हमारे साउथ के 5 स्टेट्स हैं, उनका कहना है कि ये जो ऊपर के नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है ना, इनकी पॉपुलेशन की वजह से इतना ज्यादा वेटेज होता है इनके पास वोटिंग पावर में। क्योंकि जब कुछ भी पास होना होता है तो वहां पर तो वन मेंबर वन वोट है ना। तो जो नॉर्थ इंडिया स्टेट्स की पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से यहाँ से आने वाले पार्लियामेंट मेंबर्स के नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए साउथ के जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, इनके जो कंसर्न्स होते हैं ना, उनको कई बार साइडलाइन कर दिया जाता है। अब अगर आप बात करें हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, सिक्किम 1 सीट, अरुणाचल, मणिपुर, एवरीवन 1 सीट, असम के पास शायद 7 या कुछ ऐसे ही हैं, 7 समथिंग। ठीक है। तो आप ये देखिए कि जोन वाइज अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया, ये यूपी, बिहार, इवन अगर एमपी को भी मिला लें आप, तो ये जो हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन वाले स्टेट्स हैं, इनका वेटेज बहुत ज्यादा है लोकसभा में। तो ये हमेशा से साउथ इंडियन स्टेट्स के लिए एक कंसर्न रहा है। दूसरी बात कि हमारे यहाँ पर डिलिमिटेशन 2026 तक के लिए फ्रीज कर दी गई थी। अब 2026 में डिलिमिटेशन फिर से होगी, क्योंकि अभी जो पार्लियामेंट में हम सीट्स देखते हैं ना, जितनी सीट्स हैं हमारी लोकसभा में, वो है बेस्ड ऑन 1971 पॉपुलेशन। ओके। जब जब लास्ट टाइम ये सब हुआ था, तो आज हमारी जो लोकसभा है वो हकीकत में अभी सिर्फ 80 करोड़ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि हमारी पॉपुलेशन हो चुकी है 140 करोड़। तो इसी के लिए 26 में, अब जो भी ये जो लेटेस्ट सेंसस कंडक्ट होगा ना, इस साल होने की तो उम्मीद कम है, 2024 में जाके होगा। तो उसके बाद आप देखिए हमारी जो नई लोकसभा बनी ना, उसमें करीब लोकसभा में 950 सीट्स रखी गई हैं। दैट मीन्स इट इज ए क्लियर इंडिकेशन कि अब जो अगले इलेक्शन होंगे, 24 वाले इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, या तो 29 वाले और या फिर 24 वाले ही डिले किए जाएं आगे 26 तक। मतलब हमें 2026 में अपना डिलिमिटेशन फिर से करना है बेस्ड ऑन लेटेस्ट सेंसस। ओके। तो ये 950 सीट जो नई पार्लियामेंट में बनाई गई है लोकसभा के लिए, वो इसलिए बनाई गई है। क्लियर है यहाँ तक? तो जब नया सेंसस आएगा, उस बेसिस पर दोबारा डिलिमिटेशन होगी, और फिर सभी स्टेट्स को नंबर ऑफ सीट्स फिर से एलोकेट की जाएगी। तो अब वो फिर से एक कंसर्न बनेगा साउथ इंडियन स्टेट्स के लिए, क्योंकि उन लोगों ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है। बट नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में अभी भी वो चीज नहीं है, बल्कि पॉपुलेशन 71 के टर्म्स में तो और ज्यादा बड़ी है। तो अब ये किस हिसाब से सीट एलोकेशन होगा वो टाइम बताएगा। ऑलराइट, आगे चलते हैं। यहाँ पर है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करेंसी, ये हम पिछले 2 दिन से भी पढ़ रहे हैं। तो अगर मुझे आपको, अब मैं इसको ऐसे तो नहीं पढ़ाऊंगा वापस, क्योंकि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी जो उन लोगों ने लिखा है। मैं आपको एक बार शॉर्ट में एक पिक्चर दे देता हूँ इसकी। देखिए, पहले तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे ना, तो आपको एक शॉर्ट वीडियो मिलेगा 5 मिनट का, जिसमें मैंने समझाया है FCNR क्या होते हैं अकाउंट्स, NRO अकाउंट्स एंड NRE अकाउंट्स। प्लीज ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंसेप्चुअल भी है, इसको समझ लीजिए अच्छे से। 5 मिनट का वीडियो है, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, इकोनॉमी की टर्मिनोलॉजीज वाली प्लेलिस्ट में। ये 3 आप प्लीज कर लीजिए अच्छे से। ठीक है। अभी मैं आता हूँ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज में। तो हमने कल भी देखा था कि अगर हमें अपने इंटरनेशनलाइज करना है अपने रुपी को, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें जरूरत है सीमलेस ट्रांजैक्शन की, सीमलेस क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, जो कि हमारे यहाँ इतना अच्छा अभी है नहीं, हमने लिमिटेशंस लगा रखी हैं। लाइक मैंने आपको बताया था
लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में कि हम लोग सिर्फ अभी 12.5 लाख डॉलर ले जा सकते हैं साल भर में फॉरेन में। ठीक है, मैं इसको ठीक कर लूँ। दूसरी रिक्वायरमेंट थी कि फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपने कल का वीडियो देखा था तो आपको ये चीज़ें पता होंगी, इसलिए किसी भी दिन का लेक्चर मिस मत कीजिए। ठीक है, फुल अकाउंट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, लेकिन अभी तक हमने क्या दे रखी है, सिर्फ पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, पार्शियल कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, जबकि करेंट अकाउंट में तो हमने फुल कर रखी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के पार्ट है दोनों, करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट हमें चाहिए। उसके बाद अगर हमें अपने रुपी का एक्सेप्टेंस ज़्यादा बढ़ाना है तो हमें ज़रूरत है और ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की, क्योंकि हमारे हो नहीं पा रहे हैं। जैसे रशिया कहता है, रशिया के साथ पिछले साल क्या किया था आरबीआई ने कि उसने 18 कंट्रीज के साथ आपको रुपी में ट्रेड करने की परमिशन दे दी थी, लेकिन आज एक साल बाद हार्डली कोई कंट्री हमारे साथ रुपी में ट्रेड करना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल रशिया, रशिया से जब हम ऑयल खरीदे थे उन्होंने कहा था ठीक है हम लोग एक नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट बना लेते हैं। नोस्ट्रो हम लोग कहते हैं, वोस्ट्रो वो लोग कहते हैं, अकाउंट एक ही है। ठीक है, जिसमें हम रशियन ऑयल खरीदेंगे और पेमेंट रुपी में कर देंगे और वो इस अकाउंट में पड़ा रहेगा। फिर रशिया जब हमसे कुछ खरीदेगा तो उसी रुपी से वो हमें वापस दे देगा वही रुपी, और हमसे जो खरीदना है वो खरीद लेगा। लेकिन रशिया ने कहा देखिए हम इंडिया से इंपोर्ट बहुत कम कर पा रहे हैं, कुछ है ही नहीं इंडिया के पास जो हम हमें दे सके। वो क्या देगा वो हमें, इंडिया ना इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाता है ना डिफेंस टेक्नोलॉजीज बनाता है। एग्रीकल्चर की बात है तो वो रशिया के पास ऑलरेडी बहुत अच्छा है, डिफेंस टेक्नोलॉजी रशिया के पास अच्छी है, उल्टा हम खरीद रहे हैं उनसे। ऑयल नेचुरल गैस ये सब रशिया के पास ऑलरेडी, तो हम क्या दें रशिया को। तो रशिया ने कहा देखिए हम बहुत कम इंपोर्ट करते हैं इंडिया से, इसलिए हम रुपये में पेमेंट अब नहीं ले पाएंगे, लेकिन हम चाइनीज युआन में ले लेंगे। अगर आप डॉलर में पेमेंट नहीं करना चाहते तो आप चाइनीज युआन में हमें पेमेंट कर दीजिए, ये रशिया का कहना था। ठीक है, तो जरूरत है कि हम अपने एक्सपोर्ट बढ़ाएं, तब जाके सामने वाली कंट्री रुपी में एक्सेप्ट करेगी चीजों को। ओके, उसके बाद ट्रेड इन लोकल करेंसीज। अब जैसे अभी श्रीलंका ने कहा है कि ठीक है हम इंडियन रुपी को भी अपनी फॉरेक्स रिजर्व में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, हम रुपी में ट्रेड करने को तैयार हैं। तो श्रीलंका ट्रेड कर रहा है हमारे साथ रुपी में, नेपाल हमेशा से कर रहा है, भूटान भी कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये सब बहुत छोटी कंट्रीज, इनके साथ हमारा ट्रेड बहुत कम होता है। ठीक है, अब अगर हम इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी कर लेते हैं तो इसमें हमारे पास बेनिफिट्स क्या होंगे। मैंने कल भी समझाया था ये बेनिफिट कि हमें पहले तो ज़्यादा बड़ा फॉरेक्स रिजर्व बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमारा वहाँ पे काम बच जाएगा। अभी हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है करीब करीब $650 बिलियन, और ये बनाने की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है ना कि कल को रुपी एकदम से सडनली बहुत ज़्यादा गिरने लगे, डेप्रिशिएट होने लगे। सपोज कि $1 की वैल्यू ₹150 हो जाए, तो ऐसे में आरबीआई यहाँ से कुछ पैसे निकाल के मार्केट में सप्लाई कर देता है, डॉलर निकाल के मार्केट में सप्लाई कर देता है, ताकि डॉलर ज़्यादा बढ़ जाए मार्केट में, और जो वैल्यू गिर रही थी रुपी की वो थोड़ी कंट्रोल में आ जाए। अच्छा, यहां से जुड़ा मैं इको टर्म बता देता हूं, डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन, देखिए डिवैल्यूएशन पहले किया जाता था, ये जो हर कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है ना वो खुद फिक्स करता है कि मुझे अपनी करेंसी को कितना डिवैल्यू करना है। यानी सपोज कीजिए कि जैसे चाइना में अभी भी उनका सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है, अगर वो एक युआन को कहता है कि 7 युआन इक्वल टू $1। ओके, 7 युआन इक्वल टू $1। ठीक है, अब वो कहता है कि चलिए मैं इसको और डिवैल्यू करना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब आपकी करेंसी वीक होती है ना तो आपके एक्सपोर्ट बहुत फायदेमंद हो जाते हैं, आपके एक्सपोर्ट ज्यादा सेल होते हैं वहां पे। तो अगर वो कहता है कि मैं डिवैल्यू कर रहा हूँ, अब मैं 10 युआन दूंगा $1 के, तो इसको कहते हैं हम डिवैल्यूएशन, ये करता है सेंट्रल बैंक। डेप्रिसिएशन होता है मार्केट मैकेनिज्म, मार्केट में क्या डिमांड एंड सप्लाई है डॉलर की उस पर डिपेंड करता है। जैसे अगर अभी हमारे यहाँ डॉलर काफी है इंडिया में सपोज, ठीक है, तो इंसान कहेगा भाई मैं $1 के आपको दूंगा ₹80। ओके, दूसरा कहेगा मैं तो 75 ही दूंगा क्योंकि मार्केट में डॉलर बहुत है, तुम नहीं दोगे तो कहीं और से ले लूंगा। ठीक है, तो ऐसे में हमारा जो रुपया है ना वो थोड़ा मजबूत रहता है जब डॉलर की सप्लाई काफी रहती है। अब सपोज डॉलर की सप्लाई गिर गई, अब डॉलर एक ही है और जरूरत दोनों गए, तो वो कहेंगे चल मैं 80 दे रहा हूँ, वो कहेगा नहीं नहीं मैं 90 दे रहा हूँ, वो कह रहा नहीं मैं 100 दूंगा। तो ऐसे में क्या हो रहा है, हमारे रुपये की वैल्यू गिर रही है, अब हमें $1 के ₹100 तक देने पड़ रहे हैं। तो अब जब ये डॉलर की कमी हुई ना तो आरबीआई अपने फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर निकालेगा और यहाँ सप्लाई वापस बढ़ा देगा कि नंबर ऑफ डॉलर बढ़ गए, तो फिर से लोगों को ईजिली मिलने लगेगा कि चलो 80 में ही ले लो।
ठीक है, ये फर्क होता है डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में। क्लियर है ये टर्म? तो मैं वापस आता हूँ बेनिफिट्स पे। तो पहले तो हमें फॉरेक्स रिजर्व ज्यादा मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे। दूसरा, एक्सचेंज रेट में जो उतार चढ़ाव आते हैं ना, उससे हमारी इकोनॉमी सेफ रहेगी। जैसे मैंने कल बताया था, अगर प्राइवेट कंपनी जैसे रिलायंस, वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कर रही है कुछ, ठीक है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अब उसने जब खरीदा था तब डॉलर था 80 रुपए का। अब जब वो वापस अपना लोन चुका रहा है फॉरेन से लिया हुआ बोरोइंग्स, तब डॉलर हो गया है एक डॉलर 100 रुपए का। तो उसको और ज्यादा पैसा देना पड़ेगा ना अब तो ये रिस्क हमेशा रहता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में, कि आज एक्सचेंज रेट अगर 80 है तो मैं तो 80 के भाव में ला रहा हूँ डॉलर, और कल जब मेरे को चुकाना पड़ेगा तब अगर मान लो डॉलर 100 का हो गया तो मेरे को तो और ज्यादा पे करना पड़ेगा वापस। ठीक है, तो ये एक्सचेंज रेट से भी हम बच जाएंगे अगर हम अपने रुपये को ही इंटरनेशनलाइज कर लें। ऑलराइट, और फिर जब ये सब चीजें होंगी तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी होगा। जब एक्सचेंज रेट का रिस्क नहीं रहेगा तो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमी में। ऑलराइट, और फिर हमारा फाइनली लॉन्ग टर्म गोल क्या होना चाहिए कि हमें आईएमएफ की एसडीआर बास्केट में अपने रुपये को इंक्लूड करवाना है। मैंने बताया था अभी इस बास्केट में से 5 हैं। डॉलर है, पाउंड स्टर्लिंग ऑफ यूके, यूरो ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है, जापानीज येन एंड चाइनीज युआन। ये 5 करेंसी हैं अभी इस बास्केट में, हमें अपने रुपये को इसमें इंक्लूड कराना है। ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आया? आप प्लीज ये पढ़ लें उस वीडियो से, एफसीएनआर, एनआरओ, एनआरई अकाउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर है, देखिए इस आर्टिकल को छोड़ दीजिए, ये इसने कहा है कि 10 लेसन मिलते हैं हमें यूक्रेन रशिया वॉर से, बट हमारे इतने ज़्यादा काम की नहीं है वो। जब हम इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ेंगे ना, हम उसी में बेसिक्स कर लेंगे। इतना इन चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करिए, हर चीज़ न्यूज़पेपर में आने वाली इंपॉर्टेंट नहीं होती है। यहाँ पे लिखा है कि यमुना रिवर इतनी कोशिशों के बाद भी साफ नहीं हो पाई है, और जबकि मेन बात यह है कि दिल्ली से यमुना की सिर्फ 2% लेंथ गुजरती है, लेकिन 70% जो गंदगी आती है ना यमुना में, वो दिल्ली से आ रही है। और रीजन क्या है? सबसे पहला कि हमारे पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं है दिल्ली में इतने। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कि जो गंदा पानी आ रहा है घरों से या फैक्ट्री से, उसको पहले यहाँ पे हम क्लीन करें इस पानी को, और फिर यमुना में रिलीज करें। लेकिन हमारे पास उतने ट्रीटमेंट प्लांट्स ही नहीं है, हम गंदा पानी ही यमुना में डिस्पोज कर रहे हैं। दूसरा है राइजिंग पॉपुलेशन। दिल्ली की पॉपुलेशन अभी 2.75 करोड़ से ऊपर है, ठीक है। इवन पूरे ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन नहीं है इतनी जितनी हमारे अकेले दिल्ली की है। तो ये सब की वजह से यमुना में पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा है। तो एनजीटी ने एक पैनल बनाया था टू रिजुविनेट द यमुना। अब इसकी स्टेटस रिपोर्ट सबमिट की है, तो उसमें कहा है कि देयर इज स्कार्सली एनी रिडक्शन इन पॉल्यूशन लेवल, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा एक रीजन ये भी आता है कि देखिए, एक तो बहुत ज्यादा ना यहाँ पर अलग अलग बॉडीज लगी हुई हैं, जैसे डिफरेंट अथॉरिटीज, डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पॉल्यूशन कंट्रोल एजेंसी, दे रेयरली वर्क इन सिंक, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें जरूरत है कि वन पॉइंट अथॉरिटी की, ताकि ब्लेम गेम ना चले कि हम तो कर रहे हैं वो लोग नहीं कर रहे हैं, इस तरह की चीजें ना हो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ब्रेक्सिट का है, हमें नहीं जानना है। यहाँ पे नॉलेज बाजार है, यहाँ पे सिर्फ 2-3 ऐसे काम की बात की है, शॉर्ट में जान लीजिए कि हमारे यहाँ पर करीब 70% स्टूडेंट्स जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, ये प्राइवेट कॉलेजेस में है, ठीक है। अब प्राइवेट कॉलेजेस क्या करता है, एक तो जो टीचर्स रखता है उनको अच्छा पे स्केल नहीं देता, और वो लोग पूरे टाइम टीचिंग में इन्वॉल्व होते हैं कि बस आए अपना लेक्चर दिया चले गए। तो उनके पास टाइम है कहाँ किसी भी तरह की रिसर्च और डेवलपमेंट में काम करने का? कोई रिसर्च नहीं कर पाते हैं। फिर हमारी यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग गिरती है, ठीक है। जो रिसर्च का कोई स्कोप ही नहीं बचता है इनके पास, ठीक है। पहला पे स्केल, दूसरा सिर्फ रैंडम टीचिंग पे ध्यान रहते हैं ये, और रिसर्च के पास ना उनके पास टाइम है ना फंड्स हैं, ठीक है। ना फंड्स उनको अवेलेबल कराया जाता है टीचर्स को। बस ये इतना सा ही क्रक्स है इसके आर्टिकल का, तो उसमें टाइम वेस्ट मत करना पढ़ने में। यहाँ पर फ्रांस में जो राइट्स हो रहे हैं उस पर लिखा है, तो ये जो 3 रेवोल्यूशन मेंशन की ना इन्होंने, 1789, 1830, 1848, ये सब मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन करेंगे। यहाँ पे डोभाल यूके से मिले, उन्होंने वही खालिस्तान इशू रेज किया है कि आप इस पे थोड़ी लगाम लगाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
बंगाल में पंचायत इलेक्शन चल रहे हैं, उन्होंने मिड डे मील के लिए आने वाले फंड में से ही 1 करोड़ रुपए इलेक्शन में डाइवर्ट कर दिए। कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में अगर आप देखें तो गुजरात में लगभग पिछले 2 साल में 8 परीक्षाएं हुई हैं, सबके पेपर लीक हुए हैं। एमपी में अभी पटवारी के एग्जाम हुआ था, उसमें ऑलरेडी सीट्स बेची गई। इवन एक जगह तो भिंड में कोई पॉलिटिशियन का ही कॉलेज था, वहां पे खुल के चीटिंग हुई है। ठीक है, बच्चों को सिलेक्ट कराने के लिए ताकि अपना वोट मिलता रहे। ठीक है, इसी तरह से लगभग किसी भी स्टेट सर्विस के एग्जाम उठा लीजिए, सब जगह प्रॉब्लम चल रहा है। क्योंकि हमारे देश में सबसे इंपॉर्टेंट अगर आज के टाइम में कुछ बना दिया गया है तो वो है इलेक्शंस। इलेक्शंस नहीं रुकने चाहिए। एग्जाम है, पोस्टपोन कर दो, सीटें बिक जाए, पेपर लीक हो जाए, डजेंट मैटर, इन्वेस्टिगेशन कराते रहेंगे, होता रहेगा। बट और फिर यहाँ इलेक्शन में आपने बच्चों के मिड डे मील के फंड कर दिए, ये सब एथिक्स में कोट करने हैं आपको। ठीक है, कैसे मिस एलोकेशन ऑफ फंड होता है हमारे यहाँ पर, इसलिए डेवलपमेंट रुकता है हमारे देश में। चलिए, नेक्स्ट है कैरल बॉय डाइज ऑफ रेयर अमोनिया इन्फेक्शन ब्रेन। कि मैं आपको भी आगे भी पढ़ाऊंगा, बाकी यहाँ पर फिलहाल के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए। प्राइमरी एमेबिक मेनिंगो एनसेफलाइटिस, दिस इज कॉज्ड बाय नेग्लेरिया फोलेरी। और ये होता है क्या है नेग्लेरिया फोलेरी? इट इज ए फ्री लिविंग नॉन पैरासाइटिक अमीबा फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज। अभी मत लिखिए, मैं आगे आपको बताऊंगा, वहां पे लिखना। ऑलराइट, अब यहाँ पे मैं कुछ आपको सेक्शन बताऊंगा, ये नोट कर लीजिए। आप अपने आंसर में जब लिखेंगे तो आप इम्पैक्ट होगा उससे। सेक्शन 254 ऑफ इंडियन पीनल कोड, इसमें आते हैं हमारे सीरियस ऑफेंसेस जिनमें पनिशमेंट मिलती है 3 से 7 साल की। ओके, और एक और आपको रखना है, जस्ट मिनट बता रहा हूँ, डेफेमेशन अंडर सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी। ऐसा मत सोचिए कि ये अभी के अभी रट्टा माने, आप एक बार लिखिए, ये न्यूज़पेपर में जब बार बार आएंगे आपको अपने आप याद हो जाएंगे। सेक्शन 499 डेफेमेशन, एंड दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडर आईपीसी सेक्शन 153A, that is promoting enmity between different groups on ground of religion, race, etc. क्योंकि हमारे यहाँ तो हर दूसरे दिन हम लोग ऐसे पॉलिटिकल स्पीच सुनते रहते हैं ना, जहाँ पे एक जाति से दूसरी जाति पे अटैक किया जा रहा है, एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट बोला जा रहा है। तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 153A। इसको जरूर लिखना अपने नोट्स में, कहीं भी आंसर में लिखोगे काम आएगा। अभी अमेंडेड आईटी रूल बहुत दिन से आ रहा है, इस पर मैं दोबारा चर्चा नहीं करूंगा। आपसे मैंने कई बार कहा है इंटरमीडिएरी रूल्स पढ़ लेना, 2021 में आए थे। तो इसमें वही बात है कि गवर्नमेंट जो फैक्ट चेक यूनिट बना रही है तो कोर्ट यही पूछ रहा है क्या जरूरत है इसकी। ठीक है, और इसको आप एकदम अनबाउंड एंड लिमिटलेस डिस्क्रिशनरी पावर भी दे रहे हो। बस कल मैंने समझा दिया है ये, तो दोबारा नहीं करेंगे। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज करती है परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स, बस इतना ही याद रखना है। क्लस्टर म्यूनिशंस ये क्या होते हैं? देखिए, एक बड़ा सा बॉम्ब होता है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बॉम्ब्स रखे होते हैं। अब इस पूरे बड़े बॉम्ब को जब लॉन्च किया जाता है ना, तो ये ऊपर जाता है और वहां जाके खुल जाता है, और ये सारे छोटे छोटे बॉम्ब बड़े एरिया में बिखरे जाते हैं। ठीक है, अब इनके साथ दिक्कत ये थी कि इनमें से कुछ ब्लास्ट होते हैं, कुछ नहीं ब्लास्ट होते हैं। इवन सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब यूज किए गए तो उसके बाद अगले 10-20 साल तक ये जगह जगह पर ऐसे ही पड़े थे बिना एक्सप्लोड हुए, और बाद में ही एक्सप्लोड हुए अलग अलग टाइम पे। तो सिविलियंस की बहुत डेथ हुई थी, तो इसलिए इनको ना बैन कर दिया गया था एक टाइम पर। तो अब यूएसए क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि हमने ये नई कैटेगरी के बॉम्ब है और हम ये यूक्रेन को देंगे टू हेल्प इट्स मिलिट्री पुश बैक रशियन फोर्सेज। तो ये रशियन फोर्सेस के अगेंस्ट यूज करने की बात करें, सिविलियन एरियाज में यूज नहीं करना है, रशियन फोर्सेस अगेंस्ट, लाइक उनके टैंक्स के अगेंस्ट। ठीक है, होते क्या है, एक क्लस्टर म्यूनिशन इज ए बॉम्ब दैट ओपन्स इन द एयर एंड रिलीज स्मॉलर बॉम्बलेट्स अक्रॉस ए वाइड एरिया, जो मैंने आपको बताया। ओके, इट इज डिजाइन टू टेक आउट टैंक्स एंड इक्विपमेंट्स एज वेल एज ट्रूप्स, हिटिंग मल्टीपल टारगेट एट ए टाइम। ओके, लास्ट टाइम यूएस ने ये यूज किए थे अगेंस्ट इराक इन 2003।
ये कह रहे हैं कि ये हमारा ओल्डर वेरिएंट से अलग है, क्योंकि जो ओल्डर वेरिएंट था ना उसमें अराउंड 2.35% तो ब्लास्ट होते ही नहीं थे उस टाइम, वो बाद में होते थे। देन क्या ये वॉर क्राइम माना जाए? तो यूज ऑफ क्लस्टर बॉम्ब इटसेल्फ डज नॉट वायलेट इंटरनेशनल लॉ, बट यूजिंग देम अगेंस्ट सिविलियंस कैन बी ए वायलेशन। ओके, सिविलियंस एरियाज में आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि वहां पे कई बार ऐसे बाद में हुआ, बच्चे खेल रहे हैं और उस पर पैर रखा है और वो फट गया। ठीक है। नाउ कन्वेंशन बैनिंग द यूज ऑफ क्लस्टर बॉम्ब्स हैज बीन जॉइंड बाय मोर देन 120 कंट्रीज, जिन्होंने ये एग्री किया है कि हम ना प्रोडक्शन करेंगे, ना ट्रांसफर करेंगे, ना स्टॉक पाइल करेंगे। बट नाउ हियर इज द कैच, यूएस, रशिया एंड यूक्रेन ने साइन नहीं किया ये कन्वेंशन। ऑलराइट, तो ये याद रखिएगा। अब हम आते हैं वापस से उसी न्यूज पे जो हमने पीछे देखी थी, ब्रेन ईटिंग अमीबा। केरल में अलपुजा डिस्ट्रिक्ट में एक 15 साल का बच्चा इससे मरा है। ठीक है। दिस इज कॉज्ड बाय नेग्लेरिया फोलेरी, या इसको ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, ये होता क्या है ये नेग्लेरिया फोलेरी? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है प्रीलिम्स के लिए, इसको अच्छे से अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। इट इज ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी ओनली सीन अंडर माइक्रोस्कोप एंड इट इज फाउंड इन वार्म फ्रेश वाटर एनवायरमेंट्स। ओके, ठंडे पानी में नहीं, गर्म उसमें मिलता है। जैसे आप कहीं तालाब में नहाने जाएं, नदी में जाएं, या आपके झरने वगैरह वाटरफॉल के नीचे, ध्यान रखिएगा ये बैक्टीरिया इन्हीं में सर्वाइव करता है, जैसे सेडिमेंट्स ऑफ लेक और रिवर में। और बहुत ही रेयर केस में ये स्विमिंग पूल में भी मिलता है, अगर उसको अच्छे से क्लोरिनेटेड नहीं किया गया है। तो अगर कभी वाटर पार्क भी जाएं तो मेक श्योर कि वहां पे स्विमिंग पूल में जो पानी भरा है इट इज वेल क्लोरिनेटेड। अदरवाइज होता है क्या है, अपनी नोज पे क्लिप लगा लीजिएगा, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये नोज से एंटर करता है और ब्रेन में जाता है, और फिर ये ब्रेन को डैमेज करना शुरू करता है। अमीबा एंटर्स द बॉडी थ्रू नोज एंड ट्रेवल्स टू द ब्रेन। ओके, जब आपकी नोज में पानी घुस जाता है अंदर, इवन नहाते टाइम भी, क्योंकि हमारे यहाँ जो वाटर सप्लाई होता है घरों में कोई इतना प्योर वाटर सप्लाई नहीं कर रहे हैं आपको। सो मेक श्योर कि आपकी नाक में पानी ना जाए, क्योंकि ये चीज दिमाग में एक बार चली गई तो फिर नहीं बचोगे। ठीक है। इन्फेक्शन लीड्स टू ए सीवियर और फैटल ब्रेन इन्फेक्शन नोन एज प्राइमरी एमेबिक मेनिंगो एनसेफेलाइटिस। ये बीमारी कॉज करता है ये अमीबा। ठीक है। अब दूसरी बात ये कह रहा है, अमीबा इज वल्नरेबल इन इट्स मैच्योरिंग और ट्रोफोजॉइड फेज। मैच्योरिंग, उसके मैच्योर होने को ही हम कहते हैं ट्रोफोजॉइड फेज। एज ए सिस्ट इट बिकम्स रेजिस्टेंट टू एनवायरमेंट। अब एक बार जब ये मैच्योर हो गया तो ये रेजिस्टेंट हो जाता है अपने एनवायरमेंट में, फिर वो इतनी आसानी से मरता नहीं है, क्योंकि अब जैसे जो ट्रोफोसाइट्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बाय रेफ्रिजरेशन। बट जो सिस्ट जो बन जाता है इसमें, वो एक्सट्रीम कोल्ड में भी सर्वाइव कर जाएगा, वो नहीं डिस्ट्रॉय होता। अब इसका प्रिवेंशन क्या है? तो इसका प्रिवेंशन यही है कि आप अवॉइड कीजिए वार्म फ्रेश वाटर बॉडीज में जाना, और अगर जा भी रहे हैं तो मेक श्योर कि वहां पे एडिक्वेट क्लोरिनेशन हुआ हो पहले। नोज क्लिप का यूज कीजिए। ठीक है। उसके अलावा बाकी सब इसके सिम्टम्स हैं। यहाँ पे एक दवाई का नाम दिया है मिल्टेफोसिन। ये ड्रग ने शो किया है कि वो किल कर सकता है इस कॉलेरी को। ओके। नो पीएचडी डिग्री फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। देखिए 2018 में क्या ये लोग एक रूल ले आए थे कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो पीएचडी मस्ट है। लेकिन फिर बाद में जब देखा गया कि यार एसटी एससी कैटेगरी ओबीसी में कितने लोग पीएचडी कर रहे हैं, इवन पूरे हिंदुस्तान में ही शायद 25,000 समथिंग लोग पीएचडी करते हैं। तो ये पॉसिबल, ये देखिए यहाँ पे 25,000 लोग पीएचडी करते हैं हर साल। तो इस वजह से इसको निकाला गया और कहा गया है कि अगर आपका एनईटी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या एसईटी ये भी क्लियर है, अगर आपका ये पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब। ठीक है। और अगर आपका ये, और जिनके पास ऑलरेडी पीएचडी है तो उनको ये एग्जाम क्लियर होना जरूरी नहीं है। अगर आपका पीएचडी आप डायरेक्ट अप्लाई कर लीजिए। बस इतना सा ही क्रक्स है इस आर्टिकल में। देन यहाँ पर है नाटो प्लेज यूक्रेन, नहीं है हमारे काम का ये। तो आज हमारे पास इकोनॉमी में भी ज्यादा कुछ काम का नहीं है। कि यहाँ पे बस एक न्यूज़ है कि शायद गवर्नमेंट मैंडेटरी बना सकती है सर्टेन परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन को यूज करना। मैकडोनल्ड ने अपने मेन्यू से टोमेटो हटा दिए हैं अपने बर्गर से। दैट्स इट। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। अच्छा, कल, आज तो नहीं ले पाया मैं, कल आपको मैं साथ में इसके साथ ही जो न्यूज़ में रहे हैं हमारे,
तो मैं आपको फ्रांस का मैप करवा दूंगा। क्या हो रहा है यार? हम्म। ठीक है, तो कल आपको मैं फ्रांस का मैप कराऊंगा साथ में। एंड मेरे वीडियोस में ही एक मेडिटेरेनियन सी का मैंने बहुत अच्छा सा शॉट बनाया था, 2.5-3 मिनट का ही होगा। इसको प्लीज अच्छे से देख लें। मैंने आपको सारी ट्रिक भी बताई है वहां पर कि कौन कौन सी कंट्रीज की बॉर्डर को शेयर करती हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे ना, वो विंड्स, टाइप ऑफ विंड्स यहाँ पे जो ब्लो करती हैं, कोल्ड हॉट, तो उस टाइम पे आपको ये सारी लोकेशन क्लियर होनी चाहिए। मेडिटेरेनियन के अंदर भी बहुत सारे सी आते हैं, एजियन सी, आयोनिक सी। ठीक है, ऐसे बहुत से सी आते हैं। तो वो शॉर्ट वीडियो है करीब 3 मिनट का, उसको देख लेना ताकि ये मेडिटेरेनियन का पूरा क्लियर हो जाए आपको, इसकी बॉर्डर कंट्री। और दूसरा कल मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा साउथ कोरिया और जापान चाइना वाला रीजन, यहाँ पे मैप लोकेशन देखेंगे कल। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप you enjoyed the session. Have a great day.